Hello everybody, how are you? I am Pintu Share, welcomes you again in the Success Academy official channel. तो जैसा कि बच्चों आप पिछले क्लास में मॉडल वर्ब का लेक्चर 5 पढ़ा, जिसमें आपको मे और माइट का एक अच्छा सा रूल्स, साथ में उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ आपका क्या था जी कि कुछ डायरेक्टली ट्रिक्स बताया गया जिससे कि आपको एग्ज़ाम में कैसे फेस करना होता है। तो चलिए उसी ट्रिक्स के साथ आज मैं फिर अगले क्लास मॉडल वर्ब का लेक्चर 6 की ओर ले चलता हूं, जिसमें कुछ खास ट्रिक्स आज भी बताए जाएंगे जिससे कि आपको एग्ज़ाम में डायरेक्टली आंसर बनाने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो आज के इस लेक्चर में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या अच्छा टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, ये चीज़ मैं आपको अगले पेज में बताता हूँ। पहला पेज समझ लीजिए कि मॉडल वर्ब में जितना आप तक पढ़ाया गया, आपका कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, ये 4 रूल्स आपके बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। तो आई होप आप घर पे इसे प्रैक्टिस करें। जिन बच्चों को कैन कुड मे माइट नहीं समझ में आ रहा हो, वो घर पर फिर से कैन कुड का वीडियो या मे माइट का वीडियो आप अलग से फिर से देखें, ताकि आपको मॉडल वर्ब में एक अच्छा पकड़ हो सके। तो चलिए बच्चों, यहाँ से क्लास आज का आपका शुरू किया जाता है और ये पढ़ना होता है क्या क्या चीज़, इसका कंटेंट के बारे में हम जरा जान लें। तो यहाँ देखें, सबसे पहले आज का आपका जो कंटेंट होने वाला है, उस कंटेंट में मैं आपको क्या क्या चीज़ पढ़ाने वाला हूँ ये जरा मैं आपको पहले बता दूँ, ताकि आपका इंटरेस्ट आज के पढ़ाई से, आज के इस वीडियो से जाग जाए। क्योंकि आज का जो टॉपिक है, एक टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है जिससे क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। तो आज का जो आपका सबसे पहला कंटेंट है वो आपका पढ़ना है यूज ऑफ सेल। ओके, क्या हो गया? पहला कंटेंट आपका हो गया यूज ऑफ सेल। अब आते हैं आज के कंटेंट नंबर 2 की ओर, जिसका हेडिंग आपका हो जाएगा यूज ऑफ शुड। तो मुख्य रूप से आज का जो आपका कंटेंट है वो 2 कंटेंट पढ़ाना है, जिसमें पहला आपका है यूज ऑफ सेल और दूसरा आपका है यूज ऑफ शुड। तो शुड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर मॉडल वर्ब। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। आज हम आपका पहला टॉपिक जिसका हेडिंग दिया गया है यूज ऑफ सेल। सेल क्या है, सेल का हिंदी क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर्स क्या हो सकता है, और साथ में कौन कौन से रूल के साथ ट्रिक्स को अप्लाई हम कर सकते हैं। तो सारे रूल्स को एक ट्रिक के साथ कैसे बताता हूँ, इस बात की जानकारी कैसे मिलती है आपको, तो यहाँ से आप शुरू करेंगे आज का क्लास। तो चलिए आज के कुछ खास जानकारी, कुछ खास ट्रिक्स, कुछ खास नोट्स को समझने के लिए इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें और इस वीडियो को अंत तक देखें, ताकि आपको नए नए ट्रिक्स आज भी कुछ सीखने को मिले। तो चलिए यहाँ शुरू होता है आज का आपका लेक्चर, जिसमें दिया गया है पहला हेडिंग यूज ऑफ सेल, यानी सेल का प्रयोग। सेल का प्रयोग कहाँ कहाँ हो सकता है और किस कंडीशन में कौन से सब्जेक्ट के साथ किया जा सकता है। उससे पहले चलिए मैं आपका जो है पेन का जो कलर है, उस कलर को मैं थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ। हाँ, आपका जो कलर है यहाँ पर, चलिए मैं ले लेता हूँ आपको डीप ब्लू। चलिए डीप ब्लू नहीं, लाइट ब्लू ले लेता हूँ। हाँ, आपका हेडिंग आ गया यूज ऑफ सेल। ओके, आप ध्यान से देखेंगे स्क्रीन पे कि यूज ऑफ सेल, सेल का हिंदी की बात करता हूँ तो मैं आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ। सेल का आपका हिंदी होता है गा, या फिर गे, या फिर गी, जो कि किसी क्रिया के साथ, यानी किसी वर्ब के पीछे में लगाया जाता है। जैसे खाना तो खाएगा, जाना जाएगा, पढ़ना पढ़ेगा। इस तरह से सेल का हिंदी क्या हो गया? गागेगी, लेकिन वो अपने साथ हमेशा एक वर्ब को अप्लाई करता है। बात करते हैं स्ट्रक्चर का कि कैसे ट्रांसलेशन बनाया जाता है इस पैटर्न पे। तो आपका सबसे पहले हो गया जी सब्जेक्ट, उसके बाद सेल, उसके बाद V1, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में OW यानी अदर वर्ड, जो कि आपका एप्लीकेबल है। ये जैसा जरूरत पड़ेगा वैसा लगाना है, नहीं जरूरत हो तो OW का छोड़ देना है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल,
इस सेल की सहायता से आप क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, स्ट्रक्चर, जिससे आपको ट्रांसलेशन बनाने में काफ़ी हेल्प होगी। आइए सबसे पहले देखते हैं रूल नंबर फर्स्ट सेल का। सेल इज यूज्ड, ओके, सेल का प्रयोग किया जाता है टू एक्सप्रेस, यानी व्यक्त करने के लिए, बताने के लिए, एनी फ्यूचर वर्क। ध्यान देंगे यहाँ पर आप, जिसे मैं बंद कर रहा हूँ एक बॉक्स में, उस बॉक्स के लिखे गए पार्ट पर ध्यान देंगे। क्या लिखा हुआ जी, फ्यूचर वर्क, ओके, फ्यूचर वर्क। तो पहले समझें कि फ्यूचर वर्क होता क्या है। फ्यूचर मतलब भविष्य, वर्क मतलब काम। तो फ्यूचर वर्क का हिंदी क्या हो गया, भविष्य का काम, यानी भविष्य में होने वाला काम। तो उसको हम यहाँ पर से ऐसे समझ सकते हैं कि वैसा कोई काम जो अभी हुआ नहीं है, ना हो रहा है, बल्कि आने वाले समय में होगा। अर्थात वैसा कोई काम जो आने वाले समय में संपादित होगा, उसे फ्यूचर वर्क के अंतर्गत रखा जाता है। ये चीज़ की जानकारी मैं आपको टेंस में पहले ही बता चुका हूँ, और ये इतना सिंपल टॉपिक है फ्यूचर वर्क, फ्यूचर टेंस, जो आप बच्चे पहले से भी जानते हैं। हाँ, यहाँ कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सा नियम अप्लाई करना है, इसे आपको पता नहीं होगा, या कुछ बच्चे जानते भी होंगे। तो चलिए यहाँ मैं बता देता हूँ कि किस तरह से आपको शैल का प्रयोग करना होता है। तो क्या हो गया कि फ्यूचर वर्क विथ फर्स्ट पर्सन, यानी शैल का प्रयोग भविष्य काम के लिए, भविष्य के काम के लिए ओनली फॉर फर्स्ट पर्सन, यानी प्रथम वचन, फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। अब भाई तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि फर्स्ट पर्सन है क्या। तो ये टॉपिक भी आपके लिए बहुत सिंपल है, जो आप पहले पढ़ चुके हो, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्पस ऑफ एग्ज़ाम, क्योंकि इस चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछता है सेल और बिल के साथ, जो आपको काफ़ी परेशानी देती है, लेकिन उस परेशानी से बचने के लिए मैं आपके साथ हूँ, मेरा ट्रिक्स आपके साथ है, यहाँ तक कि मेरा बताया गया हर रूल्स भी आपके साथ है और आपके लिए ही है। तो मेरे रूल्स पर ध्यान दें, जो मैं आज पढ़ने वाला हूँ कि कैसे आपको इस क्वेश्चन में गलती होने से बचाव करेगा। देखिए, तो यहाँ फाइनली आपका पढ़ा देता हूँ मैं फिर से एक बार आपका रूल्स, कि सेल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एनी फ्यूचर वर्क विथ फर्स्ट पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन के किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप भविष्य के काम को दर्शाने के लिए, भविष्य के काम को बतलाने के लिए सेल का प्रयोग बखूबी कर सकते हैं। कैसे, एग्जाम्पल देखें जरा। एग्जाम्पल यहाँ कह रहा है, आई शैल डू दिस वर्क, मैं इस काम को करूँगा। लास्ट में हिंदी क्या आया जी, गा। ये चीज़ आपको टेंस में भी पढ़ाया जा चुका था। अंतर सिर्फ कितना यही है कि वहाँ ट्रांसलेशन बनाना था, और यहाँ पर आपको मुख्य रूप से ये क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है। तो क्या हो गया कि आई शैल डू दिस वर्क, मैं इस काम को करूँगा। नंबर देखिए सेकंड एग्जाम्पल, वी शैल गो देयर, हम लोग वहाँ जाएंगे। ये भी क्या आ गया, गागेगी। तो देख रहे हैं कि पहला एग्जाम्पल आई शैल, दूसरा एग्जाम्पल वी शैल, ये दोनों क्या है जी। तो ये पहला हम देखिए आई और दूसरा बी, ये दोनों आपका फर्स्ट पर्सन है। शैल के अनुसार ये शो करता है कि वो काम किसका है, फ्यूचर का है। बस आपका रूल जो है वेरीफाई हो गया कि फर्स्ट पर्सन होना चाहिए और फ्यूचर वर्क होना चाहिए। तो फर्स्ट वर्क यहाँ पर आई भी है और फ्यूचर वर्क क्या लगे जी, शैल के अनुसार। क्या हो गया, आपका जो डेफिनेशन था, जो रूल फर्स्ट था, वो आपका वेरीफाई हो गया। लेकिन कैसे इसको समझा जाए एक शॉर्ट ट्रिक के रूप में, इस तरीके से, तो वो तो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको सीखना होगा कि यहाँ पर पर्सन है क्या, पर्सन कितने तरह के होते हैं, और कौन से पर्सन में कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी बातों को पढ़ना होता है। मैं इस पॉइंट को बस इसलिए समझाना चाहता हूँ ताकि आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको सबसे इम्पोर्टेंट एक चैप्टर पढ़ना होता है, जिसका नाम हर बच्चे के जुबान पर होता है। जैसे ही बच्चे ग्रामर पढ़ना शुरू करते हैं तो नए नए जोश, नए जज्बात के साथ सबसे पहले सवाल करते हैं कि सर आप मुझे नरेशन कब पढ़ाइएगा। बिकॉज कि नरेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट वेरिएबल टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर।
तो यहाँ जो मैं आपको बताने वाला हूँ पर्सन के बारे में, उस पर्सन का सारा जानकारी आपको नरेशन में भी देना होगा। लेकिन अब यहाँ टॉपिक आ गया, टॉपिक छिड़ गया, तो चलिए मैं आपको यहीं पर समझा देता हूँ ताकि नरेशन में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी करना ना पड़े। क्योंकि नरेशन में इस पॉइंट का, इस टॉपिक का वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बिना पर्सन के आप नरेशन के किसी भी क्वेश्चन को टच नहीं कर सकते हो, बिकॉज वो आपसे गलत बन जाएगा। तो चलिए वहाँ जो गलतियाँ हम करेंगे, वहाँ जो परेशानी होगा, उस परेशानी को चलिए कुछ समय के लिए हम यही दूर कर लेते हैं ताकि यही गलती, यही चीज़ वहाँ द्वारा ना हो। तो चलिए यहाँ पर समझिए पहले कि पर्सन होता क्या है, इसमें क्या पढ़ना होता है, कितने तरह के होते हैं। हालांकि ये चीज़ आप बच्चे जानते होंगे, चलिए मानते हैं कुछ बच्चों को जानकारी नहीं होगा या भूल गए होंगे, अलग बात है, डजेंट मैटर। लेकिन यहाँ पर मैं आपको फिर से क्लियरली कर देता हूँ कि पर्सन क्या होता है और उसमें क्या पढ़ना होता है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर जानकारी ये लेने के लिए पर्सन क्या होता है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ पर्सन का। तो पर्सन का हिंदी होता है वचन। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन। अंग्रेजी ग्रामर के अनुसार पर्सन आपके 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 फर्स्ट पर्सन, नंबर 2 सेकंड पर्सन और नंबर 3 थर्ड पर्सन। तो ये चीज़ आपको जानकारी है पहले से, लेकिन इसमें क्या क्या चीज़ आता है ये भी मैं आपको जरा वेरीफाई करके क्लियरली समझा देता हूँ। तो चलिए यहाँ पर आपका जो नोट लिखा गया है, इस नोट में मैं सबसे पहले आपका एक हेडिंग देता हूँ बीच में सेंटर पर, जिसका नाम हो गया हेडिंग का पर्सन। इस पर्सन को हम क्या बोल सकते हैं जी? इस पर्सन को हम बोलते हैं पुरुष। हाँ, यहाँ पर पर्सन होता है ना, खाने वाला पर्सन, वो पर्सन नहीं, बस पर्सन मतलब क्या? पुरुष। ये समझ रहे हैं कि खाने वाला पर्सन की मैं बात कर रहा हूँ, होता है घर में खाना मांगते हैं, भाई पर्सन दो, ये दो, वो नहीं। यहाँ पर आपको पढ़ाई संबंधित है तो आपको क्या यूज करना है? पर्सन मतलब पुरुष। यहाँ देखें कि पर्सन को हम चाहें तो 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दियर यूज। ये आपका पहला पार्ट, यहाँ पर देखिए आपका दूसरा पार्ट हो गया जी, और यहाँ पर आप आ जाइए तो यहाँ पर आपका क्या है? तीसरा पार्ट। तो यहाँ से क्या निकाल निष्कर्ष कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन। पर्सन कितने तरह के? 3 तरह के। चलिए जरा मैं नाम शो कर देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको और भी बेहतर हो जाए और आसानी से समझ में आ जाए। ये आपका हो गया फर्स्ट पर्सन, बीच में आ जाइए आपका यहाँ पर सेकंड पर्सन, और लास्ट में आ जाइए तो ये आपका क्या हो गया जी? थर्ड पर्सन। पर्सन 3 तरह के, क्लियर? लेकिन इस पर्सन में पढ़ना क्या होता है उसकी जानकारी मैं जरा आपको बता दूं। तो देखें, फर्स्ट पर्सन को 2 अलग अलग भाग में बांटा गया है, उसी तरह से सेकंड को भी 2 अलग अलग भाग में बांटा गया है, और लास्ट में जो थर्ड पर्सन है इसे भी 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पार्ट कौन सा हो गया? इस पार्ट को कैसे समझेंगे कि कौन सा पार्ट क्या कहलाता है? तो चलिए इस बात की जानकारी मैं दे दूं कि प्रत्येक क्वेश्चन में प्रत्येक जो पर्सन है उस पर्सन में जितने पार्ट्स हैं उस पार्ट्स को 2 अलग अलग भाग में बांटा गया है। कैसे? तो यहाँ मैं शो करता हूँ S और यहाँ आपका क्या शो करता हूँ P। फिर इसी तरह से यहाँ S आ गया, यहाँ P आ गया, थर्ड में भी S आ गया और थर्ड में भी P आ गया। नहीं समझे? मैं समझाता हूँ आपको, डोंट वेरी। यहाँ ध्यान दें आप टॉप कॉर्नर पे राइट साइड में कि ये होता क्या है, एक बॉक्स में, जिसे मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूँ उसे ध्यान देंगे। एस यहाँ पर आपको शो करता है सिंगुलर होने को, यानी एक वचन, और जहाँ जहाँ मैंने पी लिखा है वो आपका क्या हो गया जी? वो आपका हो गया प्लुरल, यानी बहुवचन। यानी फर्स्ट का सिंगुलर अलग और प्लुरल अलग, उसी तरह से सेकंड का सिंगुलर अलग और प्लुरल अलग, और लास्ट में थर्ड का भी सिंगुलर अलग और प्लुरल अलग होता है। अब तो समझ में आ गया? यानी किसी भी पर्सन के 3 भेद, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, और प्रत्येक पार्ट के 2 अलग अलग भाग होते हैं। एक होता है सिंगुलर फॉर्म, एक होता है प्लुरल फॉर्म, जिसको मैंने यहाँ पर S और P से डिनोट कर दिया है। S इज स्टैंड्स फॉर सिंगुलर एंड P इज स्टैंड्स फॉर प्लुरल। ओके, अब सवाल ये आता है कि फर्स्ट में सिंगुलर में क्या क्या चीज़ पढ़ना होता है, तो फर्स्ट के प्लुरल में क्या पढ़ना होता है। उसी तरह से तीनों पर्सन के साथ सिंगुलर और प्लुरल में आने वाले सारे सब्जेक्ट्स को, सारे पर्सन्स को मैं यहाँ पर शो करने वाला हूँ।
तो चलिए गौर फरमाइए और ध्यान देखिए यहाँ पर कि कौन कौन सा पार्ट किस में पढ़ना होता है। तो चलिए सबसे पहले आते हैं फर्स्ट का सिंगुलर। तो फर्स्ट के सिंगुलर में और प्लूरल में क्या है जो, तो फर्स्ट के सिंगुलर में आपका आता है आई यानी मैं, तो फर्स्ट के प्लूरल में क्या आ गया जी, बी यानी हम या हम सभी या हम लोग। अब आइए सेकंड का, तो सेकंड का जो सिंगुलर है यहाँ पर आता है आपका यू, और जो सेकंड का प्लूरल है यहाँ भी आता है आपका यू। यानी यू कहने का मतलब कि आपका दो जगह आता है, एक आता है सिंगुलर भी यू, एक होता है प्लूरल भी यू। समझेंगे कैसे, जहां पर किसी एक व्यक्ति का बोध रहा वो सिंगुलर और बहुत सारे का बोध रहा तो प्लूरल। जैसे यू आर ए बॉय, यू इज सिंगुलर इन द सेंटेंस बट यू आर बॉयज, हेयर यू इज प्लूरल अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। तो इस यू का सिंगुलर भी होता है यू का प्लूरल भी यू। थर्ड पर्सन में आ जाइए, तो थर्ड का सिंगुलर में कुछ खास मीनिंग होता है। एक आपका हो गया ही, दूसरा हो गया सी, तीसरा हो गया इट, एक लास्ट होता है किसी का नेम, नेम बॉयज और गर्ल बोथ। ओके, एक लास्ट आ जाइए प्लूरल, प्लूरल में आपका पढ़ना होता है दे। ये आपका हो गया, दिस इज द फाइनल कैटेगरी ऑफ योर पर्सन। पर्सन को मैंने क्लियरली यहाँ पर लिख करके बता दिया गया कि पर्सन में फर्स्ट पर्सन क्या आता है जी, तो आई और बी, सेकंड पर्सन में दो बार यू सिंगुलर प्लूरल, और थर्ड में ही सी इट या किसी एक व्यक्ति का नाम, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की, इट मीन्स मेल और फीमेल। और थर्ड का प्लूरल में आता है क्या जी आपका, तो दे। तो चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पर टॉपिक की ओर, जिस रूल की हम चर्चा कर रहे थे कि रूल फर्स्ट क्या था कि किसी फ्यूचर वर्ब को बताने के लिए, किसी भी फ्यूचर वर्ब को बताने के लिए शैल और शैल का प्रयोग करते हैं। तो किसके साथ, आई और बी के साथ। यानी यहां पर जो आपका शो करता है फर्स्ट पर्सन, कौन सा फर्स्ट पर्सन है जी, आई और बी। तो यहां पर हम शो करने के लिए इसके अनुसार देखा जाए तो जो मैं रूल पढ़ा रहा हूं उस रूल में हम शैल का प्रयोग कर सकते हैं। यह था आपका पर्सन का पहला रूल शैल के साथ। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आइए रूल नंबर 2 जो कि शैल का ही रूल है जी। यह कह रहा है कि शैल इज यूज्ड, शैल इज यूज नहीं ऑल्सो यूज, मतलब प्रयोग किया जाता है लेकिन साथ में भी लगा हुआ है। हाँ देखें, कह रहा है शैल इज यूज्ड टू शो एनी फ्यूचर डेफिनिट वर्क। ध्यान देंगे क्या है, एनी फ्यूचर डेफिनिट वर्क विथ सेकेंड एंड थर्ड पर्सन। यानी यहां कह रहा है कि शैल का प्रयोग किया जाता है। ओके, शैल का प्रयोग भी किया जाता है कब, टू शो दिखलाने के लिए, एनी फ्यूचर टाइम सॉरी एनी फ्यूचर डेफिनिट वर्क। यहां देखिए आपके लिए एक मीनिंग आ गया डेफिनिट वर्क। आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया, पिछले टॉपिक में क्या पढ़ाया, फ्यूचर वर्क। यहां क्या है, फ्यूचर डेफिनिट वर्क। तो समझ लीजिए पहले अंतर क्या आ गया जो, अकॉर्डिंग टू रूल फर्स्ट मैंने ये बताया आपको कि फ्यूचर वर्क यानी भविष्य में होने वाला काम, और यहां मैंने लिखाया कि फ्यूचर डेफिनिट वर्क भविष्य में होने वाला काम लेकिन निश्चित काम यानी डेफिनिट वर्क। ओके, तो अंतर क्या आ गया, अंतर यह आ गया कि एक सिर्फ फ्यूचर वर्क को शो करेगा और एक क्या रहेगा कि फ्यूचर वर्क में किसी डेफिनिट काम को शो करेगा। तो डेफिनिट इंडेफिनिट कैसे होता है वो मैं आपको समझाता हूं कुछ देर बाद, लेकिन पहले आप रूल्स देखें जरा। कह रहा है कि शैल इज ऑल्सो यूज्ड, यानी शैल का प्रयोग फ्यूचर के किसी निश्चित काम के लिए। ओके, ध्यान देंगे निश्चित डेफिनिट, इस पॉइंट पर ध्यान देना है जी कि किसी भी फ्यूचर वर्क में निश्चित काम के लिए हम शैल का प्रयोग करते हैं। लेकिन नीचे देखें आपका यहाँ क्या दिया गया है, जिसमें सर्कल में बंद कर रहा हूँ, एक हो गया सेकंड वर्ग और दूसरा हो गया थर्ड, यानी सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अभी तुरंत मैंने आपको ऊपर देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि सेकंड में यू दो बार आता है और थर्ड में ही सी इट नेम और दे आता है। तो इन सभी के साथ भी हम शैल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कब, जब फ्यूचर वर्क डेफिनिट यानी निश्चित होगा तब, ऐसे नहीं। देखिए जरा एग्जांपल, आलिया। ओके, आलिया शैल। अब देखें कि आलिया किस पर्सन का है जी, तो आलिया क्या हो गया, किसी लड़की का नाम हो गया।
तो यहाँ पर आलिया कौन से पर्सन का है, तो चलिए यहाँ से हम वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ देखें, यहाँ मैं जिसे सर्किल लगा रहा हूँ नेम, थर्ड पर्सन का देखें सिंगुलर जी, थर्ड पर्सन का सिंगुलर क्या है, नेम। तो जनरली नेम के साथ लगता है क्या, बिल, जिसकी जानकारी मैं आपको अगले लेक्चर में देने वाला हूँ। लेकिन फिलहाल जान लीजिए कि यहाँ पर काम निश्चित हो रहा है, तो आलिया नेम हो गया, थर्ड पर्सन का सिंगुलर, तो क्या लगे यहाँ पर शैल। तो क्या बन गया एग्जाम्पल, आलिया शैल कंप्लीट हर होमवर्क, यानी आलिया अपने होमवर्क को पूरा करेगी। करेगी मतलब क्या, अभी काम हुआ नहीं है बल्कि करेगी, यानी फ्यूचर वर्क है। लेकिन फ्यूचर में क्या है, यहाँ पर शैल लगने की वजह से वो डेफिनेट काम को शो करता है। इट मीन्स कि ये बताता है कि आलिया काम करेगी ही करेगी। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें। दूसरा हम कर रहा है कि शनि शैल हेल्प मी, शनि मेरी सहायता करेगा, यही फ्यूचर वर्क है लेकिन निश्चित सहायता करेगा, ये अर्थ हो गया इसका। तीसरा देखें, दे शैल रीड दिस बुक, वे लोग इस किताब को पढ़ेंगे, काम क्या है, फ्यूचर का है, लेकिन वे लोग इस किताब को निश्चित पढ़ेंगे, ये अर्थ आ गया। तो ये चीज़ मैं आपको 10 से पढ़ा चुका हूँ। जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम होगा, जो दिक्कत होगी, तो आप क्या करें कि मेरे पुराने जो वीडियो बनाया गया है, जो वीडियो क्लास आपका हुआ है, उसमें आप टाइम एंड टेंस का यूज ऑफ शैल पढ़ेंगे। ओके, टाइम एंड टेंस का यूज ऑफ शैल मतलब प्रेजेंट, सॉरी प्रेजेंट नहीं, आप यूज ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, समझ रहे हैं बात को। जिनको मान लिया ये छूटा हुआ है टॉपिक, वो टाइम एंड टेंस का जो मेरा लेक्चर है यूज ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आपको क्लियरली ये चीज़ बताया गया है। आप चाहें तो वहाँ से और अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो जिन्हें ज़रूरत हो वो टाइम एंड टेंस का लेक्चर जाकर देखें कि कौन से लेक्चर में आपको क्या दिया गया है, यूज ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, आपको वहाँ जानकारी मिल जाएगी। आगे की ओर बढ़ते हैं इसमें समझने के लिए कि कैसे हम समझेंगे कि कौन से नियम में, यानी कहने का मतलब, थोड़ा सा बैक आइए, आप देखें फिर से और थोड़ा बैक आएँ। हाँ, यहाँ देखें, आपको यहाँ बताया गया यूज ऑफ शैल, रूल नंबर 1 कि फ्यूचर वर्क लगता है लेकिन फर्स्ट पर्सन के साथ। थोड़ा आगे बढ़ें, यहाँ पर देखें आपका दिया गया कि जी तीनों पर्सन को आपको कैटेगरी वाइज बांट दिया गया। उसके बाद रूल नंबर 2 आ गया, तो रूल नंबर 2 में क्या देख रहे हैं कि सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो रूल 1 और 2 को एक शॉर्ट ट्रिक, ओके, एक शॉर्ट ट्रिक से कैसे समझा जाए, तो चलिए मैं आपको समझाता हूं कि शॉर्ट ट्रिक आपके लिए क्या फायदेमंद दे सकता है या कैसे फायदा पहुंचा सकता है। तो चलिए डायरेक्टली चलते हैं हम रूल से थोड़ा हट करके शॉर्ट ट्रिक की ओर, जो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पर देखें ट्रिक्स कि कैसे आपको अप्लाई करना है फ्यूचर वर्क के साथ। चलिए सबसे पहले आप यहाँ देखें कि फ्यूचर वर्क में आपको क्या शो करना है। तो फ्यूचर वर्क में आपको शो करने के लिए मैं आपको समझा दूं कि कैसे फ्यूचर वर्क में 2 तरह के काम होते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको हेडिंग दे देता हूँ। सबसे पहले फ्यूचर वर्क, क्या इसका हिंदी हो गया, भविष्य में होने वाला काम। तो फ्यूचर वर्क जितने भी होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, जो सारी जानकारी आपको नहीं होगी, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ, बता देता हूँ कैसे। तो जरा ध्यान दें, आपका एक हो गया पहला डिफिनिट, ओके, पहला आपका क्या हो गया जी, डिफिनिट। और दूसरा जो आपका है वो आपका क्या होता है, दूसरा होता है इनडिफिनिट। यानी काम कितने तरह के, तो 2 तरह के। फ्यूचर वर्क में आने वाले काम कितने, 2 तरह के काम। नंबर 1 डिफिनिट वर्क और नंबर 2 इनडिफिनिट वर्क। यानी पहला आपका हो गया निश्चित काम का वर्क और दूसरा काम का हो गया अनिश्चित। तो कैसे, जरा समझिए इस बात को, मेरे पॉइंट को जो मैं समझाने जा रहा हूं। फ्यूचर में होने वाला काम 2 अलग अलग पार्ट्स में बटे होते हैं। इसका मेन रीज़न ये है कि चलिए समझिए आप एग्जांपल से। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि कल मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा या कल मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा, ये काम किसका हो गया, फ्यूचर का हो गया। क्या ज़रूरी है कि मैं आपको पढ़ा ही दूंगा, हो सकता है कुछ ऐसा रीज़न आ जाए, कुछ ऐसे कारण आ जाए जिसके कारण मैं आपको नहीं पढ़ा पाया, तो क्या काम पूरा हुआ, नहीं पूरा हुआ।
लेकिन अगर मैं ये बोल दूँ कि नहीं चाहे जो हो जाए मैं आपको कल पढ़ाऊँगा ही पढ़ाऊँगा, तो ये क्या हो गया, काम फ्यूचर का है लेकिन निश्चित हो गया। तो फ्यूचर में होने वाले काम दो तरह के होते हैं, एक इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे आप कहोगे मतलब लॉकडाउन के पहले आप कहते होंगे कि हाँ मैं आज कोचिंग जाऊंगा या जाऊंगी, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप कोचिंग चले ही जाओगे। हो सकता है कि एट ए टाइम कोई ऐसा काम आ जाए जिसके कारण क्या होगा आपको कोचिंग ट्यूशन छोड़ना पड़े, तो क्या आप कहे गए बात पर परफेक्ट रहें, नहीं, तो ये क्या हो गया, इनडेफिनिट हो गया। लेकिन आप ये कहते हैं नहीं मैं कल कोचिंग जाऊँगा, चाहे जो हो जाए मैं जाऊँगा ही जाऊँगा, ये क्या हो गया, आपका फ्यूचर वर्क हो गया लेकिन डेफिनिट हो गया। तो आपके फ्यूचर वर्क डिपेंड करते हैं दो अलग अलग पैटर्न पे, एक होता है डेफिनिट, एक होता है इनडेफिनिट। तो कैसे यहाँ पर अप्लाई करना होता है रूल्स हमको वो जरा समझ ले। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको शो कर दूँ यहाँ पर कि डेफिनिट इनडेफिनिट के अनुसार भी आपको तीन अलग अलग पार्ट्स में सेंटेंस बटे होते हैं। तो पहला क्या हो गया आपका, पहला यहाँ पर हो गया फर्स्ट पर्सन, बीच में मैं लेता हूँ सेकंड पर्सन और लास्ट क्या शो करता हूँ थर्ड पर्सन। उसी तरह से आप इंडेफिनिट में आ जाइए। तो इंडेफिनिट में आपको तीन पार्ट हो गया जी, पहला हो गया फर्स्ट, दूसरा सेकंड और तीसरा आपका क्या हो गया थर्ड। अब देखें फर्स्ट में यहाँ पर हमको यूज करना है क्या, सेल, जबकि सेकंड और थर्ड रहेगा तो आपको क्या यूज करना है, बिल। यहाँ देखें फर्स्ट पर्सन आपका रहेगा तो फर्स्ट में आपको यूज करना है बिल, जबकि अगर हम बात करते हैं आपके सेकंड पर्सन का और थर्ड पर्सन का इंडेफिनिट की ओर, तो यहाँ क्या लगता है आपका सेल। दिस इज द सॉलिड ट्रिक ऑफ योर क्वेश्चन। सेल बिल वाले क्वेश्चन को कैसे डील करना है जिसके लिए मैं आपको एक सॉलिड ट्रिक मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब बात रहा सबको समझाने का। यहाँ देखें फिर से आप अपना स्क्रीन पर ध्यान से देखें और मेरी बातों को ध्यान से सुने। ओके, आपका यहाँ पर दो क्वेश्चन, दो होता है ना 2 नंबर का क्वेश्चन, दो अलग अलग क्वेश्चन जो 2 नंबर का होता है वो आपको क्लियर हो जाएगा। आपको यहीं पर आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, बस जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुने और लिखे हुए पैटर्न को आप अपने स्क्रीन पर ध्यान से देखें। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे लिखा हुआ क्या, फ्यूचर वर्क यानी भविष्य में होने वाला काम। तो उसको दो अलग अलग पार्ट में बांटा गया, कौन सा, एक डेफिनेट वर्क, एक इनडेफिनेट वर्क, यानी निश्चित काम और अनिश्चित काम लेकिन फ्यूचर का काम। ओके, अब देखिए आप इस कैटेगरी में जिधर लिखा गया आपका डेफिनेट, तो डेफिनेट में क्या देख रहे हैं जी कि डेफिनेट में आपको 3 अलग अलग पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में आपको शो कर दिया गया। यहाँ देखें फर्स्ट पर्सन में अगर काम निश्चित हो, ओके, फर्स्ट पर्सन में काम निश्चित हो तो केवल आपको सेल लगेगा जिसको मैंने डीप ब्लू से शो कर दिया। अगर काम डेफिनिट हो और वो सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन हो, ओके, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन हो, तो वहाँ क्या लगाएंगे आपका वहाँ पर लग जाएगा विल। लेकिन काम अनिश्चित हो और वो क्या हो, फर्स्ट पर्सन का हो, तो फर्स्ट पर्सन में क्या लगता है जनरली आपका बिल और सेकंड पर्सन में थर्ड पर्सन क्या लगता है सेल। यानी आप ध्यान से देखें तो आपको ये दिख रहा होगा कि आपके सहायक क्रिया सेल बिल को अलग अलग पार्ट में उलट के चेंज कर दिया गया है। तो फिलहाल मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ आपका सेल का यूज, लेकिन आपको बता रहा हूँ बिल का प्रयोग, क्योंकि अगले क्लास में आपका जो बिल का प्रयोग होने वाला है तो बिल के नियम में भी आपको यही रूल्स फॉलो करना है। तो आज ही मैं इस रूल को बताता हूँ, कल आपको सिर्फ समझाना होगा कि कैसे काम चेंज होता है। तो सिंपल तरीके से आप समझें, जो आप मैं आपको इधर देखिए बाहर तरफ टॉप कॉर्नर में शो कर देता हूँ। जनरली क्या होता है कि आपका जो फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट में क्या रहता है जी सेल, और देखें सेकंड पर्सन हो या फिर थर्ड हो तो सेकंड थर्ड के साथ आपको क्या लगाया जाता है बिल। तो मुख्य जो रूल है आपका, बेसिक जो रूल्स है बस यही है कि फर्स्ट पर्सन में सेल, बाकी सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन में आपका बिल। लेकिन जब काम निश्चित हो, ओके, जब काम निश्चित हो या अनिश्चित हो तो सहायक क्रिया को जनरली उलट दिया जाता है। यानी कहने का मतलब कि क्या करेंगे कि जब काम निश्चित कर दिया जाए तो इसके साथ आपका लग जाएगा बिल और यहाँ पर फिर क्या लग जाएगा आपका सेल, यानी अल्टरनेट उसको हम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ देखें
यहाँ देख रहे हैं कि जब क्वेश्चन डिफिनिट रहे तो फर्स्ट पर्सन में क्या कहलाता है जी, सेल। लेकिन जनरली क्या आता है, सिंपल तरीके से आपके क्या देखेंगे कि सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन में क्या आपका आ गया, बिल। इधर देखें इंडिफिनिट में क्या रहेगा कि फर्स्ट के साथ आपको लगाना है बिल, और जब सेकंड थर्ड रहेगा तो आपको लगा देना है सेल। यानी सहायक क्रिया को अल्टरनेट उलट देना है, बस अब कुछ नहीं करना है। जहाँ रहता है सेल बिल वहाँ कर देना है, जहाँ रहता है सेल वहाँ कर देना है बिल, और जहाँ रहता है बिल वहाँ कर देना है सेल। बाकी सब नियम पहले जैसा सेट रहेगा। तो ये था आपका शॉर्ट ट्रिक ऑफ सेल और बिल। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर शो कर दूँ कि आज का आपको टॉपिक में क्या क्या पढ़ाना था। तो चलिए थोड़ा सा आते हैं बैक पेज की ओर। तो बैक पेज की ओर जैसे आप आते हैं तो आपका आज का जो कंटेंट लिखाया गया था स्टार्टिंग में, उस कंटेंट में आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देखें कि आपका कंटेंट क्या दिया गया, यूज ऑफ सेल। तो ये था आपका पहला टॉपिक यूज ऑफ सेल, जिसे मैंने क्लियर कर दिया। अब बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 2 की ओर, जिसमें दिया गया यूज ऑफ शुड। इस शुड को आप VVI समझ के पढ़ेंगे, क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में, और कम से कम एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम के 12th क्वेश्चन पार्ट में आपको हर बार ऐसा देखा गया है 90% केसेस में कि शुड का एक क्वेश्चन आपको दिया ही रहता है। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं हम यूज ऑफ शुड। तो आगे की ओर बढ़ते हैं प्रथम शुड का प्रयोग। तो क्या आप जानते हैं कि शुड का हिंदी क्या होता है? शुड का हिंदी होता है चाहिए, जो कि कुछ खास तरीके के नियम के लिए अप्लाई किए जाते हैं। तो चलिए यहाँ से हम पढ़ते हैं आज किसका प्रयोग, शुड का प्रयोग। आपका हेडिंग क्या हो गया जी, यूज ऑफ शुड। चलिए मैं आपको यहाँ पर हिंदी लिख दे रहा हूँ, जिन्हें ज़रूरत होगा वो याद कर लेंगे या फिर अपने नोट्स कर लेंगे कॉपी पे। हिंदी क्या आपका हो गया, चाहिए। रूल फर्स्ट, लेकिन रूल फर्स्ट से पहले हम इसका देखते हैं स्ट्रक्चर। पहले सब्जेक्ट, फिर शुड, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट और OW इफ़ एप्लीकेबल। ये OW का प्रयोग आपको तब करना है जब क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़े तब, ऐसे नहीं। लेकिन मेन क्या हो गया, आपका मेन पैटर्न हो गया सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आइए रूल फर्स्ट की ओर। रूल फर्स्ट में कहता है कि शुड इज यूज्ड, यानी शुड का प्रयोग किया जाता है फॉर, के लिए, किसके लिए, एडवाइस, सलाह देने के लिए, इंस्ट्रक्शन, निर्देश देने के लिए, ओपिनियन, यानी राय या विचार, होता है ना, राय या विचार बताने के लिए। तो 3 अलग अलग क्वेश्चन को या 3 अलग अलग पैटर्न को बताने के लिए, उसका प्रयोग करने के लिए हम उसमें शुड का प्रयोग कर सकते हैं। समझिए फिर से आप हिंदी, एडवाइस, सलाह, इंस्ट्रक्शन, निर्देश, ओपिनियन, राय या विचार। हाँ, ये कौन राय, ये वो होता ना खाने वाला राय, सरसों राय, वो नहीं, मस्टर्ड की राय वाला बात मैं नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर किसी को ओपिनियन देना, किसी की अच्छी बातों को समझाना, दैट इज नोन एज ओपिनियन, ना कि खाने वाला राय और सरसों। ओके, ऐसा मत समझेंगे आप लोग। हाँ, तो क्या हो गया कि शुड का प्रयोग सलाह, इंस्ट्रक्शन और ओपिनियन 3 पार्ट्स के लिए किया जाता है। तो जरा एग्जाम्पल देखें, तो आपको एग्जाम्पल में जैसे भी हिंदी करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन किसका है जी। तो एडवाइस का हो सकता है, या इंस्ट्रक्शन का, चाहे ओपिनियन का। ये पहला तरीका। अगर आप चलते हैं अकॉर्डिंग टू इंग्लिश, तो जिस क्वेश्चन में शुड लगा हुआ है, ओके, जिस क्वेश्चन में शुड लगा हुआ है, आप बेझिझक समझ लें कि वो क्वेश्चन जब भी शो करेगा तो एडवाइस को या इंस्ट्रक्शन को या ओपिनियन को। एग्जाम्पल देखा जाए, नंबर 1, ए पेशेंट, यानी एक रोगी, एक मरीज, शुड कंसल्ट ए डॉक्टर एट वंस। क्या करा जी, एट वंस, यानी एक रोगी को तुरंत, एडवांस है, एक फ्रेज है, एक छोटा सा फ्रेज है जिसका क्या होता है जी, तुरंत, अभी तुरंत या जस्ट। कह रहा है कि एक रोगी को या एक मरीज को डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, अर्थात डॉक्टर से मिलना जुलना चाहिए। यह आपका क्या हो गया, आपका एडवाइस हो गया। नंबर 2 देखें, एग्जाम्पल में है स्टूडेंट्स शुड सिट प्रॉपरली इन द क्लास। छात्रों को वर्ग में सही ढंग से, सही तरीके से, अर्थात प्रॉपर स्थान पर बैठना चाहिए। ये क्या आपका हो गया, ये आपका देखा जाए तो एक तरह से इंस्ट्रक्शन हो गया बच्चों के लिए। जैसा कि आपको स्कूल में, कॉलेज में, कोचिंग में बहुत तरह का इंस्ट्रक्शन मिलते हैं कि हाँ भाई आपको क्लास में बैठना है तो एक सीरियल ढंग से बैठना है,
लड़कियां एक तरफ तो लड़के दूसरी तरफ। मोबाइल आपको नहीं यूज करना है, आपको क्लास में मोबाइल नहीं लाना है। तो तरह तरह का जो बातें समझाई जाती है वो क्या होता है, वो होता है बच्चों के लिए इंस्ट्रक्शन काम। वही आपको एग्जाम्पल नंबर 2 में शो किया गया है। तीसरा देखें, एवरीबडी शुड टेक एक्सरसाइज, यानी हर किसी को व्यायाम करना चाहिए। ये क्या हो गया आपका, तो एडवाइस भी कर सकते हैं इसे आप ओपिनियन भी कह सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको जो 3 एग्जाम्पल दिया गया है, तो 3 एग्जाम्पल से आपको कंफर्म हो गया कि तीनों एग्जाम्पल या तो एडवाइस को या ओपिनियन को या फिर इंस्ट्रक्शन को शो करता है। तो जैसे ही क्वेश्चन में हम इंस्ट्रक्शन देखें, एडवाइस देखें, ओपिनियन देखें, तो बेझिझक क्या भरना है आपको, शुड, SHOULD, जिसका हिंदी होता है चाहिए। चलिए यहाँ पर कुछ मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक्स है, उस ट्रिक्स के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे इस ट्रिक्स से डायरेक्टली क्वेश्चन आपको बनाना होता है। कौन से, शुड का रूल नंबर फर्स्ट का ट्रिक्स। अगर बाय द वे आप रूल भूल गए, आप याद नहीं रूल रखे, तो आप चाहें तो मेरे बताए गए ट्रिक्स पे भी आप अमल कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन बिल्कुल सही बनेगा। चलिए देखिए ट्रिक्स क्या है जो, तो ट्रिक्स ये है कि सबसे पहले आपका यहाँ पर एक मीनिंग दिया गया है एडवाइस, जिसका हिंदी होता है क्या, सलाह। दूसरा आपका हो गया इंस्ट्रक्शन, INSTRUCTION, इंस्ट्रक्शन, जिसको आप दे सकते हैं क्या हिंदी जी, इसका हिंदी आपका होता है निर्देश। और एक लास्ट दिया गया है आपका ओपिनियन, OPINION, ओपिनियन, जिसको हम हिंदी बोल सकते हैं विचार। ओके, ये 3 मीनिंग, बस आपको बस यही 3 मीनिंग याद रखना है, एडवाइस, सलाह, इंस्ट्रक्शन, निर्देश, ओपिनियन, विचार। अगर ये क्वेश्चन आपको कहीं पर दिख जाए तो इस क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज करना है आपको, तो डायरेक्टली आप क्या यूज करेंगे, शुड। आपको क्या भरा जाएगा, शुड। तो ये था आपका शुड का रूल फर्स्ट का एक छोटा सा ट्रिक्स, जिसके माध्यम से आप क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की ओर, कि 2 में आपको क्या पढ़ना है। ये 2 में दिया गया है आपका, यहाँ देखें कि शुड इज यूज फॉर मोरल ड्यूटी। ओके, शुड इज यूज फॉर मोरल ड्यूटी। मोरल ड्यूटी का हिंदी होता है नैतिक कर्तव्य, एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नैतिक जिम्मेदारी या जवाबदेही। तो आपका हिंदी क्या हो गया जी, कि शुड का प्रयोग नैतिक कर्तव्य और नैतिक जिम्मेदारी इन दोनों के लिए किया जाता है। तो बस आपको 2 मीनिंग याद रखना है, कौन कौन सा, तो मोरल ड्यूटी यानी नैतिक कर्तव्य, और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब नैतिक जिम्मेदारी। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल कर रहा है कि वी शुड लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। ओके, यानी हम सभी भारतीयों को अपने देश भारत से प्यार करना चाहिए, इसका ये अर्थ हो गया। तो ये क्या होगा जी, ये हमारा नैतिक जिम्मेदारी है, या ऐसे कर्तव्य भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, पीपुल शुड नॉट टेल ए लाई, ये हमारा कर्तव्य है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तीसरा देखें एग्जाम्पल, एग्जाम्पल तीसरा हम कह रहा है कि वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ये आपका जिम्मेदारी भी है और कर्तव्य भी है। तो यहाँ पर दिया गया 3 एग्जाम्पल आपको ये शो करता है कि किसी किसी क्वेश्चन में मोरल ड्यूटी है, तो किसी किसी क्वेश्चन में मोरल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो किसी भी नैतिक कर्तव्य या नैतिक जिम्मेदारी के लिए हम चाहें तो शुड और केवल शुड का प्रयोग ही किया जाता है। लेकिन हाँ, इस पैटर्न को थोड़ा सा और बेहतर पढ़ाना हो, थोड़ा बेहतर जानना हो, तो इसके लिए मस्ट, MUST, मस्ट का हिंदी क्या होता है जी, चाहिए, इसका प्रयोग भी किया जाता है। लेकिन वो अभी नहीं पढ़ना है आपको मैं बाद के टॉपिक में पढ़ाऊंगा कि मस्ट और शुड में दोनों में क्या अंतर है। तो वो और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है, क्योंकि मस्ट और शुड दोनों का हिंदी चाहिए होता है, लेकिन कहाँ पर फाइनली शुड, कहाँ फाइनली मस्ट, वो मैं आपको बाद के लेक्चर में बताऊंगा। फिलहाल आप कंसंट्रेशन करके शुड की ओर। और शुड को जो मैं पढ़ाया गया रूल नंबर 2 कि मोरल ड्यूटी, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी,
उसे एक बेहतर आसान तरीके, एक शॉर्ट मेथड से, एक ट्रिक से समझने के लिए आप एक ट्रिक्स बॉक्स को ध्यान से देखें कि इस ट्रिक्स बॉक्स में क्या बताया जाता है। तो ये ट्रिक्स बॉक्स जो है आपके लिए शो करता है नियम को। तो नियम क्या आपका हो गया जी, ध्यान दें। चलिए मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मोरल। मोरल के साथ आपको दो अलग अलग मीनिंग लगाए जाते हैं। एक आपका मीनिंग होता है ड्यूटी और दूसरा जो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, RESPONSIBILITY। क्या हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन दोनों का आप बंद कर दें यहाँ पर। तो आपका क्या लिखा गया आपका मोरल ड्यूटी या मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसका हिंदी होता है जिम्मेदारी, जवाबदेही, इसको मैं एक और लिख देता हूँ मीनिंग साइनों के रूप में। आप याद रखेंगे, इसको हम ऑब्लिगेशन भी कर सकते हैं, OBLIGATION, ऑब्लिगेशन कहिए या रिस्पॉन्सिबिलिटी कहिए, बात एक ही है। तो क्या हो गया कि मोरल ड्यूटी हो या फिर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहिए या मोरल ऑब्लिगेशन कहिए। ऑब्लिगेशन का मतलब वही होता है जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का होता है, जिम्मेदारी या जवाबदेही। जैसे ही क्वेश्चन में देखेंगे ये दोनों चीज़, ड्यूटी या ऑब्लिगेशन, तो बेझिझक आप किसका प्रयोग करेंगे, आप करेंगे प्रयोग तो केवल शुड का, मतलब चाहिए का। आपका क्या हो गया, रूल नंबर 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह देख रहे हैं कि आपको शैल और शुड दोनों के यूज में अलग अलग चीज़ है। शैल का प्रयोग अलग गागे के अर्थ में, लेकिन शैल का ही पास्ट शुड होता है। जिस तरह से मैंने आपको पढ़ाया पिछले 2 लेक्चर्स में, तो बताया गया कैन प्रेजेंट फॉर्म में, तो कुड पास्ट फॉर्म में, यानी कैन का पास्ट क्या होता है जी, कुड। उसी तरह से शैल का शुड, और जब पिछले पढ़ा था बिल का वुड, तो बिल का ही पढ़ाना बाकी है। तो कैन का कुड, मे का माइट, तो शैल का शुड। तो ये था बच्चों आज का आपका टॉपिक, यूज ऑफ शैल एंड शुड। कल के टॉपिक में क्या होना है जो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, कल के लेक्चर में आपको पढ़ाया जाएगा यूज ऑफ बिल और वुड। जिस तरह से कैन का कुड, मे का माइट, शैल का शुड, ठीक उसी तरह से बिल का वुड। तो उसमें और कुछ अच्छे अच्छे ट्रांसलेशन आपको बनाए जाएंगे, कुछ अच्छे एग्जाम्पल दिए जाएंगे जो आपको पढ़ के बहुत इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि वुड, WOULD, वुड में कुछ खास एग्जाम्पल्स ऐसे होंगे जो आप लोगों के लिए स्पेशल तैयार किया है मैंने। तो कल का वीडियो देखना आप ना भूलें, लेकिन फिलहाल आप आज का चर्चा करते हैं। तो आज के इस क्लास में आपको शैल और शुड का दोनों का प्रयोग बखूबी लॉन्ग मेथड, विथ शॉर्ट मेथड, ट्रिक्स और एग्जाम्पल के साथ आपको बता दिया गया। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि आपको तरह तरह के रूल्स के साथ, ट्रिक्स के साथ आपको धीरे धीरे जो मॉडल भर का चैप्टर है वो आपको धीरे धीरे पूरा होने जा रहा है। अब बचा एक आपको खास इन्फॉर्मेशन, आपका खास एक नोटिस जो आप बच्चों के लिए काफ़ी मायने रखता है, काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंस होता है। कल जब मैं पिछले क्लास में जब मैं बुक पढ़ा रहा था आपको, तो उस बुक वाले पार्ट में आपको इंस्ट्रक्ट किया गया था कि बहुत जल्द मैं आप लोगों को वॉइस का ऑनलाइन टेस्ट लेने वाला हूं। उस बात की जानकारी मैं इस क्लास में आपको बता दूं, क्योंकि बहुत से बच्चों ने कल ये पार्ट नहीं देख पाए थे कि ग्रामर में मैंने आपको इंस्ट्रक्ट नहीं कर पाया था कि टेस्ट किस समय होगा, कैसे होगा। तो चलिए मैं आपको जानकारी दे दूं। आने वाले कुछ दिनों में मैं आपको अब बच्चों को ऑनलाइन वॉइस का टेस्ट लेने वाला हूं। वो टेस्ट का डेट क्या होगा, वो डेट मैं आपको बिफोर मंडे, आपको ठीक एक दिन पहले बताया जाएगा। लेकिन आप बस इतना जान लीजिए कि आपको इंस्ट्रक्शन ये मिल रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में आपका वॉइस का ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है। तो आप सही बच्चे वॉइस के टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो जाएं, रेडी हो जाएं और अपने अपने स्ट्रेटजी के अनुसार, अपने अपने प्लानिंग के अनुसार उसको आप तैयार कर लें कि कैसे कैसे हमको क्वेश्चन को पढ़ना है, कैसे रूल्स अप्लाई करना है, वो सारे चीज़ आपको अपने तैयार कर लीजिए। और एग्ज़ाम से बिफोर मंडे, यानी एक दिन पहले मैं आपको इंस्ट्रक्ट कर दूंगा, आपको जब बुक पढ़ाऊंगा तो भी इंस्ट्रक्ट कर दूंगा और ग्रामर पढ़ाऊंगा तो भी, कि किस दिन आपको फाइनली जो डेट होगा, जो टाइम होगा, ओके, फाइनल डेट एंड टाइम आपको एक दिन पहले बता दिया जाएगा। लेकिन आपको पहले इतना इंस्ट्रक्शन मिल रहा है कि आप अपने वॉइस की तैयारी कर लें ताकि आपको क्वेश्चन में दिक्कत ना हो।
जिन बच्चों ने अभी तक वॉइस तैयार नहीं किया है शुरू करने के लिए, वो मेरे पुराने वीडियो जो अपलोडेड है आपके यूट्यूब चैनल पे सक्सेस एकेडमी ऑफिशियल पे, आप उससे वॉइस को फिर से पढ़ें, फिर से उस वीडियो को देखें और देखने के बाद आप उसे प्रिपेयर करें ताकि आपको एग्जाम में परेशानी ना हो। तो बच्चों, ये था आज का आपका क्लास, आपका लेक्चर। बाकी अगले लेक्चर की ओर हम मिलते हैं फिर से नए टॉपिक के साथ, नए चीज़ के साथ। जब अगर आप बच्चों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो आपको इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने दोस्तों के बीच में सब्सक्राइब भी करवा लें। और साथ ही साथ इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को फिर से आप रिपीट करें अगर समझ में नहीं आया तो। जब तक के लिए बच्चों, जय हिंद, जय भारत, दैट्स ऑफ ऑल।